पहला जैसे ही आधुनिक भारत शुरू करेंगे ना, तो पहले देखेंगे कि 1750 या 18वीं सदी के आसपास भारत की स्थिति क्या थी। तो देखोगे बंगाल में अलग नवाब हैं, अवध में अलग नवाब हैं, हैदराबाद में निजाम है तुम्हारा, फर्रुखाबाद या रोहिलखंड में बंगस पठान हैं, जयपुर में छोटे छोटे आमेर, मेवाड़, मारवाड़ शासक हैं। इस तरीके से पूरे देश भर में छोटे छोटे शासक, अवध में तुम्हारे नवाब हैं, सब ने क्या किया, डिवाइड कर लिया। जाट हैं तुम्हारे कहाँ पे, राजस्थान, भरतपुर। तो इस तरीके से पूरा इंडिया छोटे छोटे उसमें डिवाइड हो गया। मराठा तुम्हारे कहाँ कहाँ हो जाएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी का कुछ भाग, नागपुर, ग्वालियर, यहाँ तुम्हारे क्या है, मराठा आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से पूरी इंडिया में इन लोगों का शासन हो गया। मुगल यहाँ से समाप्त हो गए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सीधा, आधुनिक भारत में। ये तो बता दी स्थिति। आधुनिक भारत की नींव कहाँ पड़ गई, भारत में यूरोपियों के आगमन से, है ना। आधुनिक भारत, टाइम कितना हुआ, 1 बज गया। ठीक, आधुनिक भारत की नींव कहाँ से पड़ गई, भारत में यूरोपियों के आगमन से। यूरोपीय यहाँ आएंगे 1498 में। पहला यूरोपीय कौन आएगा, क्या था उसका नाम जो था पहला, वास्को डी गामा, 1400। उसके पहले एक आता है, उसके पहले एक बंदा आया था बार्थोलोम्यू डियाज करके। वो क्या है, एक मार्ग की खोज करेगा। जब पढ़ाएंगे हम तो इधर मैप लाएंगे, ठीक है, मैप पे बताएंगे कि जो बार्थोलोम्यू डियाज था वो इंडिया यहाँ है, अफ्रीका यहाँ है, ठीक है। वो एक मार्ग की खोज करेगा ऐसे होते हुए यहाँ पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो वो 1487 में कर देता है। फिर उसी मार्ग से वास्को डी गामा पहुँच जाता है इंडिया। कहाँ, कालीकट के बंदरगाह। जैमोरन करके एक व्यक्ति रहता है, उसका स्वागत भी करता है। वो आता है मेनली बिजनेस के लिए, यहाँ से मसाले खरीद के ले जाएगा और वापस उधर जाएगा तो उसको 50 गुना मुनाफा मिलता है। अब उसको आदत लगी तो अगली बार आएगा वो और बड़े दल के साथ आएगा और बड़े बड़े जहाज़ों और ज़्यादा भर के ले जाएगा। और जहाँ से ये मसाले, तो ये क्या फैक्ट्री बोलते थे पहले, इसी की फैक्ट्री होती थी, कुछ मशीनें तो थी नहीं उतनी बड़ी बड़ी। तो ये वहाँ पे कॉलोनी घर बना लेते थे, गैरेज जैसे, उसमें मसाले इकट्ठा करते थे, उसी के आसपास अपने इनके लोग बस जाते थे तो वो कॉलोनी बना लेते थे। तो उनकी कॉलोनी होती, उसमें वो अपने नियम भी चलाते थे, उनके पास जहाज होते थे, नेवी होती थी। तो जहाँ पे जाते थे, जहाँ बसते थे, वहाँ कब्जा कर लेते, सीधी बात है। अगर इंडिया के आदमी को, क्योंकि इंडिया जैसी कोई वहाँ पे भावना तो थी नहीं, देश जैसी कोई भावना नहीं थी। राजा यहाँ पे है, ये अपने आप को अलग देश मान रहा है, ये राजा ये अपने आप को अलग देश मान रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं, लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, तो देश जैसी तो कोई फीलिंग्स है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि धीमे धीमे आके जैसे ही बिजनेस के लिए लोग आएंगे, बस जाएंगे, अपने नियम चलाएंगे, अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे, सब चीज़ कराएंगे, तो यहाँ पे यूरोपियों का क्या होगा, आगमन शुरू हो जाए। 1498 में ये आएगा। इसके बाद पूरा सबकी डिटेल देंगे, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगीज आए 1498 में आए, 1503 में कोचीन को जीतेंगे, फिर 1505 में कुन्नूर को जीत लेंगे ये लोग, 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीत लेंगे। इस तरीके से कौन कौन से शासक आए, अल्फांसो अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये सारे जो आएंगे सबके बारे में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। और पूरा पुर्तगीज का जब तक कि वो कौन से बैटल में मारे जाते हैं, खत्म हो जाता है इनका मतलब इंडिया से। आखिरी लड़ाई कौन सी थी पुर्तगालीज की, स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली 1613 ईस्वी। यहाँ पे पुर्तगीज को अंग्रेज हरा देंगे और यहाँ पे उनकी जो एक शक्ति के रूप में थे वो खत्म हो जाए। लोग तो रहते ही रहते हैं, है ना, लेकिन जो एक शक्ति के रूप में रह रहे हैं, किसी से युद्ध लड़ जा रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं चला रहे हैं, इनके बारे में बताएंगे। लूट मार के लिए बहुत फेमस थे, धर्म परिवर्तन बहुत कराते थे, है ना, तो ये सारी डिटेल इनके बारे में देंगे। अगले कौन आएंगे, डच 1602 में। एक्चुअली अंग्रेज आ गए थे, डच 1602 में आए थे, लेकिन हुआ क्या था कि फैक्ट्री इन लोगों ने पहले डाली, उन्होंने 1605 में फैक्ट्री डाली। तो ये डच आए, कहाँ फैक्ट्री डाली, क्या पर्पज लेके आए थे। जैसे पुर्तगीज के बारे में, ये आलू यहाँ पे लेके आए, अनानास लेके आए,
भारत से क्या लेके जाते थे, पूरी डिटेल देंगे। ठीक, ऐसे डच आएंगे, डच के बाद अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज में कौन कब आया, सबसे पहले उनका एक 1599 में एक व्यापारी आएगा जॉन मिंडन हॉल करके, वो यहाँ देखेगा कि यहाँ तो व्यापार में बहुत सुविधाएं मिल सकती हैं, बहुत कमाई है। फिर 1600 में कंपनी की स्थापना हो जाएगी और वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आ जाएगी। 1609 में उनका कौन, सर टॉमस रो करके एक रहेगा, वो जाएगा जहांगीर के दरबार में परमिशन मांगने, लेकिन पुर्तगीज हस्तक्षेप कर देंगे, उसको परमिशन नहीं मिली। फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस जाएंगे, फिर सर जॉन सरमैन एक जाएंगे 1717 में फारूक सियार के दरिया, वहाँ पे उनको दस्तक नामक सुविधा मिल जाएगी। तो दस्तक क्या थी, कैसे इन्होंने किया, और जैसे ये आएंगे इनमें क्या होगा, इनकी आपस में लड़ाई होने लगेगी, क्योंकि 1664 में कौन आ जाएगा, फ्रांसीसी, है ना, और 1668 में उनकी भी कंपनी डल जाएगी। अंग्रेज हैं ही, पुर्तगीज 1613 में ख़त्म हो चुके हैं, डच की ज़्यादा वो हिम्मत है नहीं, तो मेन कंपनी रहेगी फ्रांस और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रांस क्या करेगी, पौंडीचेरी और चंदनगर, ये नीचे है स्थान, ठीक है, ये तमिलनाडु है, तो पौंडीचेरी जो है यहाँ पे इस तट पे, यहाँ पे, और चंदनगर, चंदनगर आपका कोलकाता के पास है, यहाँ इनका रहेगा बेस। अंग्रेज आपके रहेंगे मद्रास में। जब ये यहाँ रहेंगे आपस में टकराव तो होगा, तो क्या होगा, आपस में इनकी लड़ाई होगी, यहीं से शुरू हो जाएगा कर्नाटक वार। 3 कर्नाटक युद्ध पड़ोगे, किस किस के बीच में हुए, कौन सी संधि हुई, एक्सला सापेल की पहले संधि होगी, दूसरी कौन सी संधि हुई, तीसरी कौन सी संधि हुई, उन संधियों के द्वारा युद्ध समाप्त होगा। ठीक है, वो सारी डिटेल तुम लोग जान जाओगे। इसके बाद कर्नाटक वार के बाद क्या होगा, इनको बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद ही मौका मिल जाएगा बंगाल में। बंगाल में थोड़ी उथल पुथल होगी, थोड़ा कमज़ोर शासक दूरदर्शी आ जाएगा, कौन सा, सिराजुद्दौला, ये उसको मौके की तरह लेंगे। और बंगाल सबसे समृद्ध सूबा था उस टाइम पे, उस पर अटैक करेंगे पलासी के युद्ध में। कब हुआ था पलासी का युद्ध, 23 जून 1757। यहाँ पे इसमें क्या कारण रहे, कौन कौन थे, किस किस ने धोखा दिया, बहुत डिटेल में कराएंगे। जो भी चीज़ कराएंगे तुम्हारी डिटेल में कराएंगे, प्लस बता के ना बहुत ज़्यादा। आप सोचो जब एक दिन में तुम्हारा 1-2 घंटे की क्लास में पूरा सब्जेक्ट खत्म हो सकता है, इतना बड़ा एक ओरिएंटेशन मिल सकता है, फिर जब टॉपिक कराना होगा तो 1-2 टॉपिक कितनी डिटेल में हो सकते हैं वो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा पलासी का युद्ध हो जाएगा। अगला युद्ध ये लड़ेंगे बक्सर का युद्ध 1764 में, और जैसे ही बक्सर का युद्ध जीतेंगे, क्योंकि पलासी की लड़ाई नहीं हुई थी, यहाँ पे तो केवल एक धोखाधड़ी हुई थी, और जैसे ही धोखा मिला उसके बाद धोखा मिला, शासन स्थापित हो गया। अगला बक्सर का होगा, वो रियल में लड़ाई होगी, 3 सेनाएं लड़ेंगी, तो अंग्रेज अब शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएंगे, और यहीं से अंग्रेजों का वर्चस्व। तो मेनली अगर आधुनिक काल को लोग बोलते हैं तो 1757 से बोलते हैं, पलासी की लड़ाई से। ठीक, अब अंग्रेज क्या धीमे धीमे शासन, हस्तक्षेप करना, युद्ध लड़ना, शासकों को हराना। तो किस किस शासक को कब कब हराया, अब इनकी नज़र तुरंत मैसूर पे पड़ जाएगी। 1765 में जैसे यहाँ से जीतेंगे, मैसूर का शासक कौन था, हैदर अली का नाम सुनो। हैदर अली पर नज़र पड़ेगी इनकी कि ये शक्तिशाली है, ये हैदर अली से युद्ध शुरू कर देंगे। 4 युद्ध होंगे उनके साथ। पहला 65 में यहाँ से ख़त्म किया, 67 में वहाँ से शुरू कर देंगे, 67 से 69 2 साल चलेगा। द्वितीय मैसूर युद्ध फिर शुरू कर देंगे, है ना। 69 के बाद 80 से 84 पे द्वितीय हो जाएगा, और 90 से 92 में तृतीय हो जाएगा, और 99 में टीपू सुल्तान को मार देंगे और तुम्हारा मैसूर समाप्त हो जाएगा। उसी बीच में ये मराठों से लड़ जाएंगे 1775 में। 1775-82 तक प्रथम मराठा युद्ध, तो सारे मराठा युद्ध करा देंगे। क्या है, फिर सिंध, पंजाब, किसको अंग्रेजों ने धीमे धीमे जीता, और जब जीत रहे हैं तो कुछ ना कुछ कानून लेके आ रहे हैं। तो सारे एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, किसमें क्या क्या प्रावधान थे, 1813 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। कब ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दी गई, कब उसकी छूट वापस ली गई, कब कानून बनाने के लिए अलग से कार्यपालिका में विस्तार किया गया, नहीं किया गया, उस सारी डिटेल में तुमको देंगे। तो अंग्रेजों की नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ यहाँ पे क्या थी, धन का दोहन क्या था सिद्धांत, अगर धन यहाँ से लेके जा रहे हैं क्या था,
जमींदारी क्या थी, महलवारी क्या थी, रैयतवारी क्या थी, किसके काल में शुरू हुई, कैसे हुई, है ना। सारे फिर तुम्हारे एक एक करके गवर्नर उठा लेंगे। पहला गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेज गवर्नर जनरल पहला कौन था इंडिया में? लॉर्ड कैनिंग। पहला जो बंदा यहाँ पे आएगा वारेन हेस्टिंग्स, है ना। पहले क्लाइव रहता है, क्लाइव भी गवर्नर रहता है, क्लाइव के समय में ही युद्ध लड़े जाएंगे, ये पलासी का भी उसी के समय। लेकिन पहला जो बनेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कौन बनेगा तुम्हारा? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 से 85 तक रहेगा। 86 में कॉर्नवालिस आ जाएंगे। पुलिस व्यवस्था जो है आधुनिक थाने, ये क्या IAS ICS ये कौन लेके आया? कॉर्नवालिस लेके आया। तो ये सारा चीज़ डिटेल में कराएंगे। तो कॉर्नवालिस, जमींदारी व्यवस्था भी कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुई। तो किसके काल में क्या हुआ? ठगी प्रथा का सुनते होगे, सती प्रथा का सुनते होगे, विधवा विवाह का सुनते होगे, हंटर आयोग का सुनते होगे, वुड्स डिस्पैच का। ये सब चीज़ें जब 1 बाय 1 गवर्नर वाइज कराएंगे तो तुमको एक अलग ही लगेगा, है ना। ये लगेगा कि ये फैक्ट जो इतने भारी लग रहे थे ये तो बड़े नॉर्मल से फैक्ट हैं, एक एक गवर्नर जनरल के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा सारे गवर्नर जनरल हो जाएंगे, सारी उनकी नीतियाँ, कैसे उन्होंने उद्योगों को बर्बाद किया, कैसे उन्होंने कृषि को बर्बाद किया, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर शासन किया, और कैसे हर चीज़ लाए, रेलवे लाए तो किस पर्पज से लेके आए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, इंडिया को फायदा हुआ कि घाटा। और यहीं से जैसे ही होगा अपना 1857 का क्या होगा, अब जब इनकी नीतियाँ होंगी, 57 में इन्होंने पलासी जीत लिया, 100 साल बाद 1857 में तुम्हारा विद्रोह हो जाएगा, पहला विद्रोह। उस विद्रोह में कौन कौन था, क्या क्या किया उन्होंने, वो सारी बात होगी, ठीक है। तो सारा विद्रोह कहाँ पे किसने क्या लड़ाई लड़ी, है ना, वो सारा। रानी लक्ष्मीबाई थी तो कहाँ थी? झांसी में। कानपुर में कौन थे? नाना साहब। तो कहाँ पे कौन थे? बहादुर साहब द्वितीय कहाँ थे, ये तात्या टोपे कहाँ थे, सबके बारे में एक डिटेल में देंगे, क्या रीजन रहा है, क्या क्या असंतोष था। और जैसे ही ये 1857 का तुम्हारा स्वतंत्रता संग्राम होगा, यहाँ से ही क्या शुरू होगा, स्वतंत्रता की लोगों के मन में एक भावना जागेगी कि हम तो गुलाम हैं। उनको पता चलेगा कि हमारा जीवन तो बहुत बदतर हो चुका है ना। और जब बदतर हो चुका है तो क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। तो अंग्रेज क्या करेंगे, सब जितने भी इसके साक्ष्य थे लड़ाई के 1857 वाले सब नष्ट कर देंगे। इसके बाद भी लोग प्रेरणा लेते रहेंगे उससे। और यहीं से इसी टाइम में क्या होगा, हमारे देश के बहुत सारे लोग ब्रिटेन पढ़ने जाएंगे। जब वहाँ आधुनिक शिक्षा लेंगे तो इन लोग को समझ में आएगा कि जो हम गुलाम हैं, गुलामी हमारा कितना लॉस कर रही है। उस गुलामी का कारण भी कहीं ना कहीं हम हैं, हमारा समाज है। हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एकजुटता नहीं है, वो है। तो वो धीमे धीमे क्या करेंगे, वहाँ से शुरू होगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, है ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। किसी ने पढ़ा है इसका नाम? कौन कौन सुधारक थे, नाम बताओ। क्या होता है सामाजिक सुधार, क्या होता है? हाँ, एक आध सुधार का नाम बताओ, जैसे समाज में क्या चीज़ सुधार हो गई? जाति प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, बहु विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, छुआछूत, ये सारे। ये बेरोजगारी तुम्हारी आर्थिक समस्या है, ठीक है। बेरोजगारी आर्थिक समस्या है। सामाजिक समस्या में बेरोजगारी के कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो जातिगत परंपरागत व्यवसाय है वो छोड़ के नहीं जाते। कुछ होते हैं भाग्यवादी होते हैं, वो भाग्य पर रहते हैं, भाग्य में जो लिखा होगा वो तो मिल नहीं। कुछ रीजन हो सकते हैं, है ना। अब आते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। तो कुछ नेताओं के नाम बताओ, कौन कौन थे इस आंदोलन में? किसी में भी बताओ, सामाजिक धार्मिक सेम ही था। हाँ, तो राजा राम मोहन राय होंगे तो वो केवल सामाजिक नहीं चला रहे हैं, वो दोनों आंदोलन चल रहे हैं उनके साथ, ठीक। तो राजा राम मोहन राय पहले नेता यही रहेंगे, फेमस ये रहेंगे। फिर दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, हेनरी विवियन डेरेजियो, हाँ आगे दयानंद सरस्वती, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ें। इसी के साथ ही कुछ जनजाति विद्रोह होंगे, है ना। नाम बताओ जल्दी जल्दी, कौन कौन से?
हाँ, और हो मुंडा फकीर, अहोम पागलपंथी, बहावी, ठीक। तो ये जनजाति नहीं है, ये पागलपंथी अहोम वगैरह जनजाति विद्रोह नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल विद्रोह है, नागरिक विद्रोह बोल सकते हैं, धार्मिक विद्रोह। ये जनजाति हो मुंडा, कोल, संथाल, अहोम, ठीक। तो ये सारे जनजाति विद्रोह होंगे। इसके बाद किसान विद्रोह भी होंगे बहुत सारे, नील होगा, दक्कन होगा, तो ये सारे किसान विद्रोह पड़ेंगे। जब इन सारे विद्रोह हो जाएंगे, बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना होगी उस टाइम। इंडिया में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना होनी, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऐसे करके लैंड होल्डर्स सोसाइटी, सारी संस्थाओं बताएंगे किसने स्थापना की, कौन थे, हैं। द्वारकानाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर की फैमिली बहुत इन्वॉल्व रही है, वो बहुत सारे विद्वान थे, उनके दादा से लेके आगे तक, तो वो सारी डिटेल में देंगे किसने क्या किया। तो जब सारी संस्थाओं की स्थापना हो जाएगी तुम्हारी, इसके बाद एक स्थापना होगी 1885 में, किसकी, कौन करेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी 1885 में। ये वो ह्यूम करके एक अंग्रेज रहता है, सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड, वो करता है, और वहीं से तुम्हारा राष्ट्रीय आंदोलन तीव्रता पकड़ लेगा। धीमे धीमे ये लोग संवैधानिक तरीके से मांग करेंगे, करते रहेंगे, थक जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे, उग्र लोग आएंगे, और तुम्हारा 1900 के आसपास क्या होगा, लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री, ये तीन लोग, और अरविंदो घोष, ये तीन लोग आएंगे, 3-4 लोग, ये उग्र स्वभाव के रहेंगे, तो ये याचना वगैरह में ये विश्वास नहीं करेंगे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे आ रहे हैं, याचना कर रहे हैं, ये इसमें विश्वास नहीं करेंगे। ये सीधा क्या बोलेंगे कि थोड़ा उग्र तरीके, ये हमारा अधिकार है स्वराज, ये तो कांग्रेस में फिर गरम दल आ जाएगा, गरम दल वाले मांग करेंगे। इसी टाइम स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन कब होगा, 1905 में, इसी टाइम स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा, उसमें थोड़ा ये उग्र तरीके से अपनी बातें रखेंगे, है ना। स्वदेशी आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन क्या हो, कांग्रेस में विभाजन भी हो जाएगा, नरम और गरम दल में। उसके सेशन सारे कांग्रेस के किस सेशन में क्या हुआ, क्या प्रस्ताव पारित हुआ, किस टाइम पे हुआ, कहाँ पे हुआ, जो जो इम्पोर्टेंट होगा तुमको सब कराया जाएगा, ठीक। तो स्वदेशी आंदोलन के बाद क्या होगा, कांग्रेस में विभाजन हो गया। अब जब देखेंगे कुछ लोग जो उग्र हो चुके हैं, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना भर गई है, वो क्या करेंगे, अब उनसे रहा नहीं जाएगा, वो अब क्रांतिकारी बन जाएंगे, क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हो जाएंगी, बम फोड़ के मारना शुरू हो जाएगा, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और बहुत सारे लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, मारेंगे। तो इनकी क्या क्या घटनाएं हुई, तो क्रांतिकारी घटनाओं का प्रथम चरण पढ़ेंगे हम लोग, ये चरण चलेगा तुम्हारा। इसी बीच में क्या हो जाएगा तुम्हारा, गांधी जी आएंगे, कब, 1915 में। गांधी जी जब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ से दौर शुरू हो जाएगा गांधीवादी युग का। 15 से नहीं होगा, 17 से शुरू होगा मेनली, लेकिन यहाँ से उनका प्रभाव तो पड़ गया, क्योंकि इस यहाँ आने से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपनी सारी चीज़ें प्रयोग कर चुके थे, और वहाँ पे भी ब्रिटेन की सरकार थी, वहाँ पे भी ऐसे इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। वहाँ पे ये 2-3 बार इन लोगों को झुका चुके थे, वो भी वायसराय स्तर के, जो सबसे उच्च स्तर का वो होता है गवर्नर, उसको। तो गांधी जी को पता था हमें यहाँ आके करना क्या है। यहाँ आते हैं वो, उनके राजनीतिक गुरु रहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, उनको सलाह देंगे कि अभी आप भ्रमण करो, भारत की समस्याएं जानो, अभी डायरेक्ट जाके राजनीति में भाग मत। 2 साल तक वो भ्रमण करेंगे। 1916 का जो तुम्हारा लखनऊ का अधिवेशन होगा, उसमें वो भाग लेंगे। उसी में ही एक राजकुमार शुक्ल करके इनको व्यक्ति मिलेंगे बिहार के, वो चंपारण के किसानों की इनको समस्या बताएंगे। जैसी समस्या बताएंगे, बार बार पत्र लिखेंगे, अब गांधी जी चंपारण आने के लिए रेडी होंगे, और पहला आंदोलन क्या होगा, 1917 में चंपारण किसान आंदोलन शुरू हो जाए। पूरा डिटेल में कराएंगे क्या है। इसके बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ये 3 सत्याग्रह शुरू होंगे। गांधी जी की लोकप्रियता इंडिया में भी अच्छी खासी हो जाएगी। फिर रॉलेट एक्ट आएगा। अब इसी बीच में तुम्हारे संवैधानिक सुधार भी चल रहे हैं। 1909 का सुधार चल रहा है एक, कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
फिर मार्लियामेंटो सुधार, इस तरीके से सुधार भी चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखेंगे क्या है क्या नहीं है, समझे। रॉलेट एक्ट के बाद, रॉलेट एक्ट आया था कि रॉलेट ये कानून लेके आए थे, उस पर रॉलेट है, और उसी टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। फिर दूसरा आंदोलन जो बड़ा होगा वो कौन सा होगा, असहयोग आंदोलन। कब से कब तक, 1920 से 22। इसकी क्या क्या घटनाएं रही, कौन कौन से नेता रहे, कहाँ पे क्या हुआ, और लास्ट में कब, 5 फरवरी 1922 को क्या होगा, चौरी चौरा नामक घटना हो जाएगी, थाने को जला देंगे ये लोग, तो इस आंदोलन को समाप्त हो। और यहीं से तुम्हारी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की भी एंट्री हो चुकी है। वो असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस लेंगे, ये लोग बुराई करेंगे, गांधी जी की आलोचना करेंगे। यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना की भी एंट्री हो चुकी है, इनके बारे में जानोगे। तीसरा बड़ा आंदोलन कौन सा होगा, सबने, बीच में घटनाएं होती रहेंगी, वो जो मेन इंपॉर्टेंट घटनाएं होंगी, कांग्रेस के सेशन होंगे, क्या होगा सब बताएंगे, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 से 34 तक चला था, ठीक है। ये आंदोलन चलेगा। इसी बीच में साइमन कमीशन आ रहा है, 27 में आएगा यहाँ पे, तो उनकी चर्चा होगी। जो जो अंग्रेज काम कर रहे हैं वो भी चर्चा करेंगे, जो इंडिया में काम हो रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे। सर, जो भगत सिंह को फांसी दे दी गई, वो तो सब बोलते हैं यदि गांधी जी चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता। उसमें वो तुम्हारी समझ अपने आप, तुम उसके जवाब देने लायक हो जाओगे जब वो चैप्टर पढ़ोगे ना, कि ये लोगों की गलतफहमी है। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, चाहे वो अपनी जगह खुद क्यों ना हो, और वो समझौता नहीं किया इसलिए उनकी सारी चीज़ें होती नहीं। आंदोलन, कोई भी आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, व्यक्ति विशेष नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे लोग बोलते हैं गांधी जी ने कोशिश नहीं की थी, गांधी जी ने कोशिश की थी। गांधी जी के चाहने से भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हिंसा की बात आ गई थी। जहाँ पे हिंसा की बात आ गई थी वो अंग्रेज एक एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहे थे। तो जब वो चैप्टर पढ़ोगे, जब ये चीज़ आएगी कि गांधी जी का यही वाला आंदोलन आएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन, जब गांधी इरविन पैक्ट होता है, इरविन से समझौता होता है और गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो इनकी सिर्फ 2 ही मांगें नहीं मानी जाती। एक ये नहीं मांगी जाती है कि इन लोग की फांसी माफ़ करो, दूसरी मांग इनकी रहती है कि जिन लोगों पे, जिन पुलिस वालों पे कानून तोड़ने की, पुलिस वालों ने भी कानून से इतर जाके लोगों पे हिंसा की है, तो उन पुलिस वालों की नागरिक जांच कराई जाए। ये चीज़ भी अंग्रेज नहीं मानते इनकी। तो ये जब वो चैप्टर आएगा तो अपने आप डिटेल में समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। सबने अवज्ञा की बात क्या होगा, और छोटी मोटी घटनाएं चलेंगी, कई सारी पार्टियों की स्थापना होगी इसी समय, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये अखबार वो अखबार, सबको डिटेल में करते हुए हम लोग, अगला बड़ा आंदोलन कौन सा होगा, भारत छोड़ो। उसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह एक होगा और फिर भारत छोड़ो आंदोलन होगा, है ना। बीच में पार्टियां बता दी, पार्टी आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे होगा उसके बाद 2-3 घटनाएं और होंगी। नेवी की एक म्यूटनी होगी, एक लाल किले में, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज का भी गठन हो गया, और जापान जैसे ही हारता है आज़ाद हिंद फौज भी हार जाएगी। फिर जब ये हार जाएगी तो इनके जो लोग थे उनको कैद कर लिया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और 3 लोगों को फांसी हो जाती है। उसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर आएंगे, तो वो बताएंगे कि वो 3 घटनाएं कौन सी थी जिनने अंग्रेजों को फिर आखिरी बता दिया कि अब तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल है। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हो रहा था कि अंग्रेज जैसे जा रहे थे, हर आदमी अपनी जेब में बंदूक लेके घूम रहा था, तो बगल में कोई अधिकारी देखे मार के निकल गया। तो वहाँ से ही अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अब यहाँ रहना मुश्किल है। पहले तो क्या है कि आदमियों में जागरूकता नहीं थी, एक आदमी यहाँ बैठा है, हजारों पे शासन कर रहा है, वो जो ऑर्डर दे रहा है सब मान रहे हैं, यहीं का आदमी गुलाम बना पड़ा है। बाद में जब जागरूकता आ जाएगी तो फिर कोई आदमी ये नहीं देख रहा है क्या, वो सीधा मार दे रहा है। तो यहाँ पे जब इतनी चीज़ें आ जाएंगी, वो 48 में छोड़ने वाले थे, पहले 1 साल पहले छोड़ के भागते हैं, तो इसका बैकग्राउंड भी समझोगे क्यों इतनी हड़बड़ाहट में फिर भागे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा स्वतंत्रता आंदोलन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बीच की जो जो घटनाएं हैं, जो जो पुस्तकें जिसने लिखी हैं, कांग्रेस के जो जो अधिवेशन हैं, हम सारा चीज़ डिटेल में करेंगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर ऐसा है छूटेगा नहीं, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। एक चैप्टर में जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता शुरू कराई, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, इसमें लगेगा 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक चैप्टर खत्म, टोटल एंशिएंट में 14-15 चैप्टर है, 30-30 मिनट की 15 क्लास ले लो, एंशिएंट तुम्हारी समाप्त होगी।
तुमको मेंस के हिसाब से हमें 2-2 पेज तो लिखाना नहीं, कारण बताओ, परिणाम बताओ, महत्व बताओ। तुम्हें तो तुम्हारी बात करनी, तुम्हारा टॉपिक क्या है, और जो चीज़ें जानकारी सारी दे देनी, फिर जो चीज़ है उसके बारे में लिखा देना, है ना। तो सिंपल है, सारी चीज़ें तुम्हारी ऐसी हो जाएंगी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हल्की चर्चा कर लेते हैं। सन मैंने बता दिया इसका क्या थी, सभ्यता क्या होती है, किसे बोलते हैं सभ्यता? सभ्य असभ्य का नाम तो सुने होगे तुम यार, बड़े असभ्य हो तुम, सभ्य हो, ऐसा सुनते हो। क्या होता है सभ्य होना? कुछ नियम होते हैं, समाज के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ जीवन यापन करने का तरीका होता है, उस हिसाब से अगर तुम चल रहे हो तो वो क्या होता है, सभ्य होता है। और जो पहले के लोग होते हैं उनके कोई नियम नहीं होते थे। आदिवासी लोग थे, आदि मानव लोग, कुछ समाज ही नहीं बना था। जब समाज बना फिर नियम बनने शुरू हुए, रहने का भी कोई स्थान निश्चित नहीं था, कहीं भी रह जा रहे। तो 2 शब्द आते हैं, एक आता है सभ्यता, एक आता है संस्कृति। सभ्यता क्या होता है? जिसको तुम भौतिक रूप से देख सको, स्पर्श कर सको, फील कर सको। मेनली निर्माण कार्य ये सभ्यता के पार्ट हैं। ये चेयर्स रखिए, दीवारें, मकान, बिल्डिंग, रोड, ये सभ्यता है तुम्हारी। संस्कृति होती है वर्चुअल रूप में, तुम्हारा खान पान क्या है, नृत्य संगीत, रहन सहन क्या था, तुम्हारे नियम क्या थे, ये हो गई संस्कृति। तो सभ्यता संस्कृति आ गया समझ। जब हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, पहली सभ्यता इतनी विकसित मिलेगी, कहाँ से मिली, किस स्थान से मिली, इसके कुछ स्थानों के नाम पता है हड़प्पा सभ्यता के? कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, मेहरगढ़ तुम्हारा नवपाषाण कालीन स्थल, धौलावीरा अभी विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ धौलावीरा, है ना। तो ये हड़प्पा सभ्यता के पहले स्थान, किस स्थान से क्या मिला है, इतने इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता स्थान, कौन सा स्थान कहाँ बसा है ज़्यादा से ज़्यादा, किस जगह पे कोई नदी है आसपास, तो वो किस स्थान से क्या मिला है, इतना। ज़्यादा से ज़्यादा कौन से देवता थे, पशुओं के देवता किसको बोला, वरुणों के देवता किसको बोला जाता है, ये सारी चीज़ तुम्हारी। तो हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा समय, किसी में भी समय नहीं लगेगा, बड़े आराम से सारे टॉपिक होंगे। अभी क्या है कि अब ये प्रॉपर क्लास तुम्हारी शुरू होगी 2 तारीख को, 2 या 3 से प्रॉपर एक बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम हिस्ट्री पहले शुरू करेंगे, है ना, 2 जनवरी या 3 जनवरी, ठीक। हिस्ट्री ऐसे ही कराएंगे, एक ओवरव्यू दे ही दिया क्या है। अब पहला टॉपिक से पुरापाषाण काल से हम शुरू कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारा एक प्रॉपर बैच शुरू हो जाएगा। एक ये चल ही रहा है, हिंदी मैडम पढ़ा ही रही, हिंदी पढ़ चुके हो अभी तक कि नहीं? देखो इसका मैंने बता ही दिया, चैनल का नाम बता ही दिया, क्या है, GS रिवॉल्यूशन का। अभी क्या है इसमें ना, बोर्ड पे नहीं पढ़ाई हो रही, इसमें PDF डाली, उस पर पेन टैप से पढ़ाई हो रही, ठीक है। तो इसको चैनल पर जाओ, इस पर क्या होगा कि जो तुम्हारे वीडियोज हैं एंशिएंट के ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे, 1-2 दिन में सारे पढ़ जाएंगे। तो एंशिएंट का जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो चीज़ मिलने वाली वहाँ तुम्हें मिल जाएगी। अगर ज़्यादा जल्दी में हो, कुछ मत करो, वीडियो का एक एक शब्द सुन के नोट बना लो, उसको रट लो। उससे क्या होगा, जब यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारा क्या है ना 60% कवर होगा, 70%। एक्स्ट्रा चीज़ें जो लिंकअप करानी है वो यहाँ से हो जाएंगी, वो चीज़ कर सकते हो, ठीक। हिंदी पढ़ ही रहो, और धीमे धीमे करके हम क्या सारे सब्जेक्ट 1 बाई 1 कराएं। अब जब आ रहे यार, उन्हें इसमें नहीं है, कोई और एग्जाम दे रहे हो तो लास्ट में क्या होगा, मैथ रीजनिंग भी करा देंगे, तो सारे सब्जेक्ट तुम्हारे A to Z समाप्त हो जाएंगे। प्रॉपर बैच 2-3 से शुरू होगा। जो भी तुम्हारे साथ के और भी लोग हैं उनको भी बताओ। स्टडी यहाँ पे उस लेवल की कराएंगे तुम्हारी, अब तुमको बता दे रहा हूँ कि विजन IAS से मैंने क्लास की थी। मेरे साथ के जितने बंदे हैं, 1-2 बंदों को छोड़ के किसी का प्री भी नहीं निकलता, है ना, एक बार सिंगल बार प्री नहीं। तो कितनी भी बेस्ट जगह पे आप, दृष्टि वाले इतने मेरे टच में इतने हैं
जो एक आध दो बंदे होते हैं वो टॉपर होते हैं, वो आराम से कोई भी एग्जाम निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप से इतनी ज़्यादा मेहनत करके रखी है। कोई कोचिंग कितना कंटेंट देती है वो उसका 30% होता है किसी एग्जाम का, बाकी 70% खुद को ऐड करना पड़ता है। वो रणनीति हो तब ऐड कर पाओगे, नहीं तो पता ही नहीं है क्या है, पढ़ते रहो कुछ भी। तो हमने जब 4-5 बुकों का सार निकाल के वो चीज़ की है, तब जाके ये जो कंटेंट तुमको दे रहे हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, उसका सार है। नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें लूसेंट में मिल जाएंगी लोगों को, फैक्ट, उसमें जानकारी नहीं मिलेगी। वो 300 पेज की बुकें हर आदमी पढ़ता रहता है, लेकिन उसमें क्या है, फैक्ट याद कर लिया लेकिन जानकारी नहीं आसपास की, तो वो समझ नहीं बन पाई, समझदार नहीं बन पाए। जानकारी तो ले ली, वो जानकारी भी 4 दिन बाद भूल जानी है। तो यहाँ तुम्हारी समझ बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब तुम पूरा कोर्स कवर करने पे जाओगे, तुमको खुद ही पता चलेगा कि तुम्हारा पीसीएस भी बहुत आराम से निकलेगा। अब जो तुमको पढ़ा है उसके बारे में पता होना चाहिए। मेरे ऑलरेडी निकल चुका है पीसीएस, और 2-3 बार मैं तुम्हारा यूपी पीसीएस और 2-3 बार बीपीएससी निकाल के बैठा हूँ। अभी तुम्हारा जो सप्लाई इंस्पेक्टर का हुआ था उसमें भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है ना। जो पैट था तुम्हारा, उसका मेरा परसेंटाइल था 99.972, उसका भी मैं टॉपर ही हूँ। इस तरीके से जो दे रहा हूँ कि कोई भी छोटे से छोटा, और भी एग्जाम निकले हैं तुम्हारे, एनटीपीसी में दिया, CBT1 CBT2 आराम से निकल गया, फिर मुझे ज्वाइन नहीं करना था, मैं उसमें गया नहीं। लोअर पीसीएस मेरा निकला हुआ है। तो जितने तुम्हारे बड़े से बड़ा एग्जाम उठा लो, पीसीएस, RAS का राजस्थान का पीसीएस है वो मेरा निकला हुआ, इंटरव्यू तक गया था उसमें मैं, ठीक। तो जो बड़े से बड़ा एग्जाम है वो भी निकला, छोटे से छोटा, और उस सब का सार यही है कि ये जो जीएस का कंटेंट यहाँ पे मिलेगा ये तुम्हारे हर एग्जाम में काम आएगा। तो जो भी तुम्हारे साथ के हैं बच्चे, क्योंकि बैच अगर हम यहाँ से लेके प्रॉपर क्लासरूम में भी जाएंगे तो कम से कम 10-15 बच्चे हो जाएंगे, तब जाना बनता भी है कहीं पे। तो कोशिश करो जो तुम्हारे टच में है ना, उनको लाओ क्लास में। ये क्लास है, पढ़ जाएगी, उनको यूट्यूब पे दिखाओ कि ये है, ये कंटेंट मिलेगा, इस तरीके से पढ़ाएंगे। और सेम सब्जेक्ट पॉलिटी भी जब मैं पढ़ाऊँगा ना, तो तुमको पता चलेगा कि पॉलिटी का भी एक एडवांस लेवल पे